स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट आपका जेकेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 23 फ़रवरी को। तो आज हम उसका बेसिकली पेपर 2 का एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिया है कमीशन ने सेट ए की, ठीक है। तो हम उसी सेट को यहाँ पर कवर करते हुए आपको आंसर्स बताएंगे कि भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो भाई पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था, ठीक है। हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते थे कि ये आपका इजी पेपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने अजीब से पूछे गए कि क्या ही कह दें, है ना। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं इन सेट ए, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक आपके कम्युनिकेशन के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एंड ये 4 डिफिकल्ट नहीं थे, इसमें से एक ही ऐसा था जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देता, बाकी 3 आप कर लेते, ठीक। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन आपका मैथ्स रीजनिंग का यहाँ पर देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि 1 to 35 आपका कॉम्प्रिहेंशन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। तो 30 क्वेश्चन नंबर 40 से 100 पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, क्योंकि मेजर क्वेश्चन यहीं पर है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भाई, चेकिंग रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं, ओके। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है। सी इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 125 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 50, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे था, सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये जो लिखा है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30, तो आप रेंडमली यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए कि इफ़ x प्लस 10 एंड y प्लस वाई इज़ 5, मतलब अगर हम इसको उठाकर देखें x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए, तो जब x की वैल्यू आप 10 पुट करोगे ना और y की वैल्यू 5, तब जाके आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 125 वाली, है ना। तो अगर हम यही 10 और 5 x और y की जगह पे रखेंगे तो z आपको कितना मिल जाएगा, z आपको मिल जाएगा 15। और जब आपसे बोला है कि एक्स वाई अपॉन जेड निकालना है, एक्स वाई आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 50 और जेड आपने निकाल लिया 15, तो जब आप 50 अपॉन 15 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.33। तो ये तो हमारा सही है एंड कमीशन ने भी यही आंसर माना है 40 का बी। किस सेट की बात हम कर रहे हैं, सेट ए की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ए बी सी है कोई जो कि 3 डिजिट का नंबर है, वी डोंट नो कि वो नंबर क्या है, ओके। लेकिन हमसे बोल रहे हैं कि वो 3 डिजिट का नंबर है। तो अगर एंड एक कंडीशन है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो होगा ना, मान लो ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक, ए बी सी, तो हमने मान लिए कि ये 1 2 3 होगा, लेकिन 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, ओके। तो अगर ए 3 है तो बी 2 और सी 1 अगर आप इसको मान लो, तो फिर बोला कि द डिफरेंस बिटवीन ए बी सी एंड अनदर 3 डिजिट सी बी ए। तो सी बी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सी बी ए को हम लिख सकते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 और 3 2 1 का जो डिफरेंस है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, तो आप ये चेक करेंगे कि 99 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी, जो कि सही है। नाउ अब एक और क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का कि पी वाई क्यू इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, ओके। तो भाई इसको हमने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होते हैं। तो जैसे पी वाई क्यू एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कंडीशन होती है भाई, उसमें सिंपली ये कंडीशन होती है कि उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करना रहता है बेसिकली, है ना। जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है, ओके। तो लार्जर कब होगा वो,
लार्जर कब होगा? जब Q अपॉन P होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसको सॉल्व करोगे कोई वैल्यू रख के जिसमें P छोटा और Q बड़ा, है ना, सपोज आप 2/3 रख के देख लो, ठीक, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 3/2 रख के देख लो, तो आप जब उसको कैलकुलेट करोगे ना तो Q/P ग्रेटर आएगा। तो ये तो सही है कि 42 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन था आपका, certain number of students attended NCC camp and the camp master decided to arrange the students into equal number of rows and columns। मतलब यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना था डेटा को, लेकिन कंडीशन ये आई कि आफ्टर अरेंजिंग देम इनटू अ मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर 12 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। 12 स्टूडेंट्स वहाँ पर बच गए अरेंज करने के लिए, तो उसने क्या किया, 9 मोर स्टूडेंट्स को वहाँ पर अरेंज करने के लिए इंक्लूड किया कि उन 12 को अरेंज करने के लिए हमें 9 और स्टूडेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जब तब जाके वो रो और कॉलम इक्वल होगा स्क्वायर साइज के हिसाब से, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड कैंप कितने थे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो सिंपली अगर आप मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे भाई, n थे, है ना, एंड x नंबर ऑफ जो यूनिट थी, मतलब वो थी, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल करना है, तो आप मान लो कि रो और कॉलम इक्वल के हिसाब से स्क्वायर यूनिट x स्क्वायर है। इसमें 12 स्टूडेंट्स और बचे हुए थे अरेंज करने के लिए, तब जाके हमारे टोटल n नंबर ऑफ स्टूडेंट बनते, है ना। एंड अब इन 12 को अरेंज करने के लिए उसने क्या किया, नेक्स्ट पॉसिबल जो उसका आउटकम होगा स्क्वायर्ड वाला वो उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के लिए उसने क्या किया भाई, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ले आए, है ना। अगर आप देखोगे 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने और ले आए, तो हम इसको कह सकते हैं n+9। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 10, ठीक। तो अब आप देखिएगा हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द कैंप। तो x की वैल्यू जब आप 10 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा आपका निकल के, दैट इज 112। तो ये यहाँ पर सही है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, थोड़ा गला खराब है तो कंसीडर कर लेना। देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन 3 पेंसिल एंड 4 इरेजर इज 34, ओके, एंड 7 पेंसिल 9 इरेजर एंड 5 पेन इज ₹80। तो व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ 1 पेन 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। तो इसमें सिंपली आप कोफिशिएंट को इक्वल करके इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके आप आराम से 1 पेन 1 पेंसिल और 1 इरेजर निकालोगे, तो आपका जो आंसर है वो आपका 12 आएगा। जब आप तीनों को जोड़ दोगे उनकी कॉस्ट, तो आपका आंसर 12 निकल कर आएगा, ठीक है। तो 12 विल बी यहाँ पे राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 जो था ये भी आपका थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं था, है ना। देखो, अ मैन हैविंग n100 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन, ओके। तो 100 मतलब क्या, n100 मतलब n इंटू 100, इस तरीके से आप इसको लेके चलोगे। फिर n 10 रुपीज़ मतलब n इंटू 10 यूनिट का इंटू 10, है ना। और n इंटू 1 रुपी कॉइन मतलब यूनिट में अगर हम इसको देखें तो 1। तो आपसे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ही हैज़ अ सम ऑफ फर्स्ट 36 इवन नंबर्स। तो इस कंडीशन के लगाने की वजह से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स हम कैसे निकालते हैं भाई। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स निकालने के लिए हम लिखते हैं n+1, मतलब 36 इवन नंबर्स आपको देखने हैं, तो 36 इंटू 36 + 1 यानी कि 37। तो ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 36 इंटू 37 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1332 समथिंग, है ना, 1332। तो अब 1332 कब सेटिस्फाई होगा, जब 1200 रुपी के नोट होंगे, 12 10 रुपी नोट्स होंगे एंड 12 1 रुपी कॉइन होंगे। आप और भी 3 ऑप्शन को चेक कर सकते हो, वो ग्रेटर देन
1332 चला जाएगा, है ना। तो 12 जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन decreases by 20% every year, and if the present population is this, then what was the population 2 years ago? तो भाई यहाँ पर 3 लाख बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, ये परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि पॉपुलेशन करंट की दी रहती है, पास्ट की पूछती है या फ्यूचर की पूछती है, और उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना। तो देखिएगा, जब आप इस 3 लाख में 20% का डिक्रीमेंट करोगे तो 80/100 1 ईयर में और 80/100 अनदर सेकेंड ईयर में, तो अभी प्रेजेंट की इतनी है ना। तो अभी ये क्या है, 2 साल पहले की, तो इसको 2 साल बाद ले आओ, तो 80/80/100 इस तरीके से करोगे तो आपको यहाँ पर यही मिल जाएगा 1,92,000, है ना। तो आपका ये जो आंसर है बी, वो बिल्कुल सही है। ठीक, कमीशन का भी और हमारा भी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, एंड दिस क्वेश्चन इज इजीली सॉल्व बाय द जो फॉर्मूला है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि भाई a इक्वल्स टू क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि आकाश हैविंग 68,200 रुपीज़ एंड इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ अमाउंट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड रिमेनिंग अमाउंट एट द सेम रेट, यानी कि 20% पर ही 7 years के लिए आपको CI निकालना है, एंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट CI, ठीक, और वो रेट की बता रहा है, एंड द रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू बी सेम होना चाहिए। मतलब आप 2 पार्ट में 68,200 है, इसको आप 2 पार्ट में बांटोगे। अगर एक पार्ट x है जिसको 20% पर आपने लिया है 4 साल के लिए, तो दूसरा पार्ट आपका 68,200 माइनस x है जिसको आपने लिया है 7 years के लिए सेम रेट पर। तो ये बोल रहे हैं इन दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए, तो उनको इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो आपसे पूछा है कि व्हाट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 4 years, तो 4 years पे अगर आपने x एज्यूम किया है तो x की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 43,200 विल बी राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से देखने को मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपसे बोला है सिंपली कि 60,000 रुपये हैं भाई, उसको इस रेट पर एनुअली क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एट एंड ऑफ द 4.5 years। तो सिंपल SI के फॉर्मूले से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 45,000, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये 49 नंबर का क्वेश्चन, तो भाई पता नहीं क्या ही इसने लॉजिक लगाया है। ठीक, अगर आप लोगों ने कोई लॉजिक लगाया है पेपर में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कौन सा लॉजिक लग के 5400 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है कि अमंग फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, अगर हम फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स को देखें जिसमें 1 नंबर को हम रैंडमली सिलेक्ट करें, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज अ स्क्वायर नंबर एज वेल एज क्यूब नंबर। तो भाई इसमें थोड़ा सा आपको उसने क्या किया है, घुमाया है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब उसने दोनों बोल दिया है ना। तो अगर उसने किसी चीज़ में स्क्वायर और क्यूब दोनों बोला है, इसका मतलब ये है कि भाई वो 2 और 3 दोनों का कंबाइंड मल्टीपल, यानी कि आप 6 उसको लेकर चलोगे। ठीक है, आप उसको क्या लेकर चलोगे, आप उसको 6 लेकर चलोगे कि उसकी जो पार है वो मस्ट बी 6, है ना। लेकिन 100 तक होना चाहिए भाई, 100 से वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 100 से वो नंबर, कितने नंबर ऐसे हैं पॉसिबल आउटकम जो 100 से छोटे भी हैं और वो एज वेल एज सिलेक्टेड एज स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। तो अगर हम 6 को इसका कंबाइंड मल्टीपल 6 को इसका पावर बना के चले, तो भाई अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 to the power 6, 2 से स्टार्ट करें 2 to the power 6, लेकिन जब हम 3 पे जाएंगे तो ये जो होगा ना ये ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे, 1 और 2। ठीक है, जो कि स्क्वायर एज वेल एज क्यूब भी होंगे। तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा 2/100, क्योंकि 100 में से आपको सिलेक्ट करना है, तो 2/100 दैट इज 1/50 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चे ने क्वेरी रेज किया है कि इसमें दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 51 में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम। भाई को प्राइम का क्या मतलब होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि को प्राइम आर दोज पेयर्स हुज HCF विल ऑलवेज बी 1, मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो कमीशन ने 2125 लिया है विच इज़ 100% करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि देखो 91 और 13 है, तो अगर आप देखोगे तो भाई 91 और 13 अगर आप इसका HCF निकालोगे ना, तो भाई इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 13। हमें क्या बोल रहे हैं, को प्राइम की कंडीशन होती है कि HCF विल बी 1, तो इसका तो HCF देखिए 13 7 जा और 13 1 जा, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ रहा है। इसमें अगर आप HCF देखोगे तो इसका HCF कितना है, 13। ऐसे ही 63 और 119 को अगर आप देखोगे ना, तो 63 और 119 इसको आप देखोगे तो आप 7 से देख लीजिए, 7 9 जा 63 और 7 17 जा होता है 119, यानी कि इसका HCF कितना है, इसका HCF है भाई, इसका HCF है 7। और जब आप 51 और 85 को चेक करोगे तो 51 17 का मल्टीपल है और 85 भी 17 का मल्टीपल है, तो 1 के अलावा किसी और नंबर का मल्टीपल होना को प्राइम को नहीं बताता है। को प्राइम आर दोज पेयर्स हुज HCF विल ऑलवेज बी 1, है ना। तो अगर हम इसके HCF की बात करें तो भाई इसका HCF कितना है, 17 है। तो इस हिसाब से सिर्फ 21 और 25 ही एक दो ऐसे नंबर हैं या एक ऐसा जोड़ा है या पेयर है जिसका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट 1, है ना। तो इसका HCF क्या है, 1, इसीलिए 21 और 25 हमारे यहाँ पर को प्राइम पेयर होंगे। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, तो इनको आप क्या करना, सिंपली प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ लेना, तो आपको करना इजी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सेकेंड रुकना, हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 है, तो 6 को आप 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ लो, ठीक है। 15 है तो 15 को आप 3 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ लो, और 10 है तो 10 को आप 2 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ लो। अब जैसी जैसी पार्ट्स हैं वैसी वैसी पार्ट्स आप उस पर लगा दो, ठीक है। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 3 की बार अगर हम 5 कह सकते हैं तो भाई ये 2 के लिए भी है, ये 3 के लिए भी है। ऐसे ही 3 इंटू 5 की बार अगर हम इसको 4 कह रहे हैं तो ये 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी। ऐसे ही 2 इंटू 5 की बार अगर हम इसको 2 कह रहे हैं तो ये 2 के लिए भी है, ये 5 के लिए भी है ना। तो इस तरीके से पार्ट्स को क्या कर लोगे आप, जो कॉमन नंबर है मतलब बेस सेम है तो पार्ट्स को जोड़ लोगे, एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो पार्ट्स प्लस 1 के फॉर्मेट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हम 6 को देखें, ठीक है, तो हम इसको 2 इंटू 3 लिख रहे हैं, तो 2 यहाँ पर 5 है, 2 यहाँ पर 2 है, तो 2 टू दी पावर कितना हो गया भाई, हाँ 2 टू दी पावर कितना हो गया, 7 हो गया। ये 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर, जैसे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 4 और 5 9, है ना। 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 4, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, एंड 5 टू दी पावर कितना हो गया यहाँ पर, 4 और 2 6। तो अब आप इसमें देख लीजिए, इस पे आप क्या कर सकते हैं, 7 प्लस 1 मतलब पार्ट्स प्लस 1, 9 प्लस 1 यानी कि पावर प्लस 1, और 6 प्लस 1 यानी कि अगेन पार्ट्स प्लस 1, इन सबको क्या कर दो, इनका मल्टीपल ले लो, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहाँ गया, 560, ठीक है। इनको आप, इनका मल्टीपल आप ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 560। मतलब 8 इंटू 10 इंटू 7 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 560। तो 52 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भाई आपके HCF का क्वेश्चन है,
है ना, उसमें आपसे पूछा है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1094, 1249 एंड 1559, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिनको विच डिवाइड्स, जो कि इनको डिवाइड करें, लीव्स अ रिमाइंडर सेम इन ईच केस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपनी क्लासेस में भी कि अगर नंबर आपके बहुत बड़े आ जाएं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो नंबर अगर बड़े आ जाएं तो इनके बीच का डिफरेंस ले लो, ठीक, फिर इनके बीच का डिफरेंस ले लो, और फिर ये जो ऊपर के दो यहाँ पे छूट रहे हैं ना, इनका डिफरेंस ले लो। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, और इन दोनों का इन तीनों के, ठीक है, 3 डिफरेंसेस वाले अमाउंट हो जाएंगे आपके, और इन तीनों का आप क्या निकाल देना, HCF निकाल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 155। मतलब 155 इज द नंबर हु डिवाइड्स these at a time and leaves a remainder same, ठीक है। तो 155 विल बी राइट आंसर। नाउ 54 नंबर का क्वेश्चन लाखों दफ़ा किया हुआ क्वेश्चन है और अभी भी उसने पूछ लिया, तो ये क्वाइट इजी क्वेश्चन। दैट इज आपसे पूछ रहा है कि LCM एंड HCF आर 2 नंबर्स, 2 नंबर का LCM और HCF आपको गिवन है, एंड 1 नंबर इज 126, तो फाइंड द अदर नंबर। तो सिंपल LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का फॉर्मूला आप लगाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे, कट पिट करोगे, तो 90 विल बी योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजेस से था, एंड ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इजी आए हैं ना, तो बराबरी से टफ भी आए हैं, है ना। तो देखिएगा 55 नंबर के क्वेश्चन को, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ए और बी की एज का रेशियो कितना है भाई, 5/7 है। आफ्टर 8 ईयर्स, हम इसको मान लेते हैं 5x है, ये 7x है, 8 साल के बाद भाई ये हो गया 5x + 8, और ये बोल रहा है कि इज लेस देन एज ऑफ बी, मतलब बी भी 8 साल बाद तो भाई +8 जुड़ जाएगा और -4, क्योंकि इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ आफ्टर 8 ईयर्स द एज ऑफ मिस्टर ए इज 4 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ मिस्टर बी, मतलब मिस्टर बी की एज से 4 साल छोटा है, तो मिस्टर बी की एज 8 साल बाद इतनी, उसमें से 4 साल कम कर दो, तो मिस्टर ए की एज बन जाएगी कब की, आफ्टर 8 ईयर की, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2, और आपसे पूछा है ए की प्रेजेंट एज कितनी है, तो ए की एज कितनी है भाई 5x, तो 5 × 2 विल बी 10 ईयर्स, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन परसेंटेज का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो परसेंटेज से आपके अभी तक 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एक पॉपुलेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक ये वाला। तो ये आपका परसेंटेज और रेशियो दोनों में देखने को मिलता है। जब आप परसेंटेज पढ़ते हो तो आप इसको देखते हो, जब आप रेशियो पढ़ते हो तो भी आप इसको देखते हो, तो दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला है कि 51% ऑफ ए इक्वल्स टू 85% ऑफ बी, है ना। तो इसको यहाँ पर आप काटना, ठीक है, इसको यहाँ पर आप काटना, तो 3a = 5b आ गया, एंड फिर इसी 5b को आप इक्वल रखोगे किसके, मतलब b का जो c का जो 85% है ना। इफ 51% ऑफ a = 68% ऑफ b = 85% ऑफ c, मतलब 68% ऑफ b को इक्वल रखोगे 85% ऑफ c के, फिर आपका b का रेशियो देखोगे अलग आएगा। तो b के रेशियो को आप इक्वल बनाओगे, क्योंकि b a के साथ भी है, b c के साथ भी है, तो b है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में मतलब आप मतलब अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आप घर में लड़की बाहर लड़का, ऐसा नहीं होता ना, आप तो लड़के हो ही, ठीक, तो आप जो हो एग्जिस्टेंस तो आपका वही रहेगा। तो b को भी मेक इट इक्वल, कि वो जहाँ रहे, चाहे वो a के घर में रहे, चाहे वो c के घर में रहे, वो एक ही रहे, है ना, उसका एग्जिस्टेंस चेंज ना हो। तो वही मतलब है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। बाकी इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, a/b आपका निकलेगा, फिर आपका b/c निकलेगा, ठीक है, b/c निकलेगा, और b अलग अलग होगा तो b को इक्वल बनाओगे, ठीक, वही कोफिशिएंट का इंटू करके, जो इस तरफ b का होगा वो उस तरफ
बी में इंटू कर दोगे, जो ए के साथ बी का है वो बी और सी के साथ इंटू कर दोगे। तो जैसे ही आप इक्वल बनाओगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमसे ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एंड ये भी हमारा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो आपको ये बन गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या बोला है भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर्स आर इक्वल, मतलब दो चेयर का जो सेलिंग प्राइस है ना, ये क्या हो गया, हाँ, 2 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है भाई, इक्वल है। हमने मान लिया एक चेयर का SP है, SP1 है, दूसरी चेयर का SP2 है। एक को 12% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पर बेचा गया। ओके, एंड कंबाइंड CP आपको ऑल्सो गिवन 4800। तो भाई 4800 है, तो आप मान लो कि एक को आपने x रुपीज़ में खरीदा होगा, दूसरे को आपने 4800 माइनस x रुपीज़ में खरीदा होगा, है ना। और जिसको आपने x में खरीदा, सपोज उसको आपने 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, और जिसको आपने 4800 माइनस x में खरीदा उसको आपने 20% लॉस में बेच दिया, है ना। तो इन दोनों के बेसिस पर आप SP निकालोगे। जैसे इसका 112x निकल जाएगा, इसका 4800 माइनस x इंटू 80/100 के हिसाब से हो जाएगा। दोनों को इक्वल रख दोगे क्योंकि क्वेश्चन ने इक्वल रखने को बोला है। एंड फिर आपसे बोला है कि 12% प्रॉफिट वाली चेयर का प्राइस बताना है, यानी कि x का प्राइस आपको बताना है। तो ये आपका 2000 निकल कर आ जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से है, एंड अगेन हमारा कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे सेशंस अटेंड किए तो यू विल डेफिनेटली हिट इट। देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 45 मार्क्स। ठीक है, 12 स्टूडेंट के एवरेज मार्क 45 से, तो टोटल मार्क्स हो गए इतने। फिर बोला कि 3 स्टूडेंट्स उसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। इंक्लूडिंग 3 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल 15 स्टूडेंट्स बिकम 47। मतलब 15 स्टूडेंट्स के अपकमिंग एवरेज मार्क्स कितने हो गए, 47, तो हमने मान लिया टोटल होगा इतने। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वही 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स होगा जो वहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। क्योंकि इसने ये हमारा क्या है, 12 स्टूडेंट्स का टोटल, ये 15 स्टूडेंट्स का टोटल। तो दोनों के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 जो इंक्लूड किया है उनका टोटल आ जाएगा। बट हमसे टोटल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि उनका एवरेज मार्क क्या होगा। तो भाई वो जितना आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो आपको आराम से 55 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें बोला कि भाई कोई पर्सन है जो कि x से y प्लेस की तरफ जाता है 77 की स्पीड से, फिर वो रिटर्न होता है a से b से a की तरफ, मतलब वही रूट सेम है, गया एक बार आया, तो सेम रूट पर वो 44 की स्पीड से लौट कर आता है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो सिंपली आप यहाँ पर 2ab अपॉन a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 56 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट। नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 60 है, एंड ये थोड़ा सा आपका क्या था भाई, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें आपसे ये बोला है, एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। और इसमें आपसे क्या बोला है कि एक बार 15 लीटर फ्रॉम द वेसल ऑफ 15 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, एंड यही प्रोसेस को अगेन जब दोहराया जाता है, ठीक है, एंड फ्रॉम 15 लीटर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, एंड दिस प्रोसेस डन एट 1 more time. So the ratio of milk to water in the final mixture is this. Then what's the capacity of the vessel? तो कैपेसिटी आपको निकालनी है, तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इनके रिप्लेसमेंट के बेसिस पर सॉल्व करोगे कि भाई इसमें जो भी आपकी जितनी क्वांटिटी आपकी रिमूव की जा रही है आप उसको लोगे। आप 1 यूनिट सपोज करोगे कि भाई वो मिक्सचर अपने आप में 1 यूनिट का रहा होगा, और नीचे उसकी टोटल क्वांटिटी को आप लोगे और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आप ऊपर पार में ले लोगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको लगाओगे, रेशियो के बराबर करोगे, तो आपकी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी 75 लीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नाउ ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको एफिशिएंसी दी गई है और उनका पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर।
कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, है ना। तो सिंपली आप इसके एफिशिएंसी के बेसिस पर इसको आप अरेंज करोगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी टेक्स 32 लेस देन द नंबर ऑफ डेज ए, मतलब अगर ए किसी काम को करने में भाई एक्स नंबर ऑफ डेज ले रहा है तो बी जो है ना उसे 32 डेज कम ले रहा है। तो इस हिसाब से ये तो इनके वन डे वर्क हो गए, 1/x माइनस 32, है ना। फिर इसकी एफिशिएंसी को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी वन डे वर्क के हिसाब से कि जो उनका टोटल उसने पूछा है वो 30 डेज आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, हाँ अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्या था आपका, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको 2 स्पीड दी गई थी, है ना। उसमें आपको कितनी स्पीड दी गई थी, 2 स्पीड दी गई थी, लेकिन यहाँ पर 3 स्पीड दी गई है कि 60, 48 और 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, 3 इक्वल डिस्टेंस है और 3 स्पीड है, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, अगर आपने उस स्पीड को x1, x2 और x3 माना है, मतलब अगर हम गो विद द फॉर्मूला करें इसको, तो ये हो गई तीन स्पीड है तो 3 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तीनों स्पीड को इनटू करके, एंड फिर एक बार x1 प्लस x2 ले लेंगे आप, ओके। फिर एक बार नॉट x1 प्लस x2, x1 x2 प्लस x2 x3, ओके। देखना इसको, हाँ x1 x2, ओके, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक, इसको 2ab/a+b से मत करने लगना, उससे नहीं होगा, नहीं तो उससे तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर आप लोग सोचो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन गलत करे कमीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका मेंसुरेशन से था, एंड मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इजी थे, डिफिकल्ट नहीं थे, है ना। देखो इसमें क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। जो मैंने अपने वाईटी सेशन में मेंसुरेशन कवर कराया उसका उसी से आया है। देखो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की क्या है भाई, 3 टाइम्स है, ओके। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 1728। ये आपका क्या है, एरिया। तो आप क्या करना, L की जगह पर 3 इंटू बी पुट करोगे, फिर इंटू बी इक्वल्स टू 1728। तो b और b हो गया आपका क्या, b का स्क्वायर, ठीक है। एंड 1728 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर आप b निकालने के लिए रूट ऑफ दैट वैल्यू लगाओगे यहाँ पे, मतलब 3 से आप इसको काट देना। फिर जैसे ही आपका b आएगा, मतलब ये आपका 576 समथिंग आएगा, फिर उसका रूट निकल जाएगा 24। और आपसे क्या बोला है, आपको लेंथ निकालनी है ना। तो लेंथ हमने क्या मानी है, लेंथ हमने क्या मानी है, b इंटू 3, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जब आप 24 इंटू 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 72। क्लियर, राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये बोला है 64, ओके। यहाँ पर क्या बोला है भाई, यहाँ पर बोला है अ व्हील ऑफ रेडियस 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर कंप्लीट्स, क्या कर रही है वो, a wheel of radius 63 centimeter completes a certain distance in 50 revolutions. तो what's the distance traveled by the wheel? तो सिंपली आप क्या करोगे, रेडियस आपको गिवन है कितनी, 63, सरकमफेरेंस आप निकाल लोगे 2πr, ठीक है। तो 2πr मतलब 2 तो 2 है, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 63, तो 7 से आपका 63 कट गया। तो इस हिसाब से 2, 22 और 9 का आप क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपसे बोला है, उसके बाद आपसे क्या बोला है कि सर्टेन डिस्टेंस इन 50 रिवोल्यूशन। तो फिर आप 50 को उसमें क्या कर दो, क्या कर दो, इनटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में है एंड ऑप्शन आपके मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज करोगे तो डेसिमल शिफ्ट करोगे, है ना। तो इस बेसिस पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 198 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट कलर्स स्टोन्स कैन बी फिक्स्ड अराउंड इन अ सर्कुलर बैंगल। तो इसको करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे,
ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जहाँ पर इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशंस पूछी जाती है। तो इनको करने के लिए n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे। तो n क्या है आपका 8, 8-1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8-1 का फैक्टोरियल लोगे, यानी कि आप लोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपका 7 फैक्टोरियल होगा वो इसका क्या होगा, डबल होगा, यानी कि 50-40 होगा। तो उसको आप आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25-20। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नाउ 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लिटिल बिट कैलकुलेटिव बट नॉट द डिफिकल्ट वन। नाउ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 150, 120 एंड 80 सेंटीमीटर। तो व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है। तो आप देखिए, अब जो आपका क्यूबॉइड होता है भाई, जो आपका क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगुलर इन फेस होता है। आपको पढ़ाया हुआ है कि अपीयरेंस उसका रेक्टेंगुलर होता है ना। तो अगर उसके जब एडजेसेंट फेसेस की बात हो रही है ना, तो हम इसको एडजेसेंट फेसेस के एरियाज हैं, ठीक है। तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, है ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी के हिसाब से एक एरिया आपको पता है 150, फिर एक और L इंटू बी हो गया। तो एक इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, और एक क्या है, हाइट है। मतलब 3 एडजेसेंट फेसेस लगी हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलकर क्यूबॉइड की L, B और H बन रही है, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये कैसा हो जाएगा ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा। मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ट्राई कर रही हूँ सॉल्व करने का, आप समझना। देखो, इसको जब आप करने पे आओगे, ओके, तो आपको पता है कि आपको क्यूबॉइड का क्या निकालना है, वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब हमारे पास L, B और H अलग अलग नहीं है, वो L, B, B, H, L, H के फॉर्म में है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या होगा, हर चीज़ डबल होगी। यहाँ पर भी एल बी, यहाँ पर भी एल बी, एल बी का कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे तो वो क्यूबॉइड में एक तरफ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट काउंट कर रही है, तो वो डबल हो जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो है ये बराबर है आपके किसके, तो भाई ये बराबर है आपके 150 इंटू 120 इंटू, और ये दूसरा क्या है 80, इनके वो बराबर है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा आपका 150 इंटू 120 इंटू 80। अब अगर इनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा तो इनको आप फैक्टर्स में तोड़ लो, फैक्टर्स में तोड़ के कॉमन निकाल लो, तो आपका आंसर 1200 ही आएगा। मतलब 1200 क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर आपको 50 को तोड़ना है तो आप इसको 15 इंटू 10 में तोड़ सकते हो। अगर आपको 15 और कहीं नहीं मिल रहा तो 15 को वापस 3 इंटू 5 में तोड़ लो, 10 को वापस 5 इंटू 2 में तोड़ लो, और 2 के जोड़े बनाकर रूट से बाहर निकाल लो। तो जब सबको इंटू करोगे तो यू विल गेट 1200, ठीक है। 66 का 1200 आपका सही आंसर हो जाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is कि among first 20 positive integers, one number is selected at random, so what's the probability that the number is prime? तो भाई जब आप देखोगे ना तो 1 से लेके 20 तक आपको टोटल 8 प्राइम नंबर ही मिलेंगे। 1 से लेके 20 तक आपके पास 8 प्राइम नंबर है। तो 8 प्राइम नंबर है तो 8 ही प्रोबेबिलिटी है 20 में से प्राइम नंबर आने की। 8 से ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब 8/20 को आप रिड्यूस करोगे तो इट विल बी 4/10, और 4/10 को आप रिड्यूस करोगे देन यू विल गेट 2/5। तो ये आपका सही आंसर हो जाना है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ पॉन्ड डबल्स इन एवरी 12 मिनट। मतलब हर 12 मिनट में क्या होता है भाई, हर 12 मिनट में जो फ्लावर्स हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते 96 मिनट में क्या हुआ, 96 मिनट में हुआ कि वो जो पॉन्ड है वो पूरा क्या हो गया, कवर हो गया फ्लावर्स से। तो आपसे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी मिनट्स द फ्लावर्स इन पॉन्ड कवर
1/4 ऑफ द पॉन्ड सरफेस, मतलब पॉन्ड सरफेस का 1/4 कब हो, तो भाई 12 मिनट में वो डबल हो रहा है, ऐसे उसको 96 मिनट लगे भरने के लिए, है ना। तो 12 और 96 के बीच में भाई 8 टाइम्स आपके 12 मिनट्स क्या हुए होंगे, रिपीट हुए होंगे, है ना। ये आप समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो 8 टाइम्स में आप व्हाट विल यू गेट, तो एक बार यहाँ पर तुरंत ही तो 12 मिनट नहीं हो गया होगा, है ना। अगली बार में यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मिनट हुआ होगा आपका। तो ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 देखिएगा, ठीक है। तो आप जस्ट डबल करते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 था मान लो, तो यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ पर 8 हुआ, तो यहाँ पे 16 हुआ, तो यहाँ पे 32 हुआ, तो यहाँ पे फिर 64 हुआ, फिर यहाँ पर 128 हुआ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जब आप करोगे तो 128 का 1/4 आप निकाल लो, तो वो कितना हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब आप जाओगे 1/4 निकाल के, तो टोटल ऐसे कितने 24 टाइम आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, देन यू विल गेट 72। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड था, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको A से लेके E तक यहाँ पर 5 डिफरेंट कंट्रीज गिवन है, ये आपको दिख रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय B इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय D। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है भाई 75, एंड 75 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8000 का B का देखो 15% है, तो 15% आप निकाल लोगे, तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1200, ठीक है। तो दीज नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय B एंड 8000 का, अब आपसे बोला है D का, तो D का कितना डेटा है 20%, तो इसको आप 20% निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1600, ठीक, लॉन्च्ड बाय D। ये हो गया। तो क्वेश्चन इज कि जो सैटेलाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय B है, वो नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय D का कितने % है, तो भाई वो D का X% है। आप ये मान के इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। कैसे करोगे देख लीजिए, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा 75, एंड दिस इज राइट आंसर हमारे तरफ से भी और कमीशन की तरफ से भी। तो इस हिसाब से आप पाएंगे कि अभी तक हमको कोई भी गलत क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। द पॉपुलेशन ऑफ राइस ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट इन अ पर्टिकुलर ईयर गिवन। यहाँ पर आपको 6 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं A से लेके F तक, और ये इनकी पॉपुलेशन की वो है, क्या है, राइस के पॉपुलेशन का, सॉरी राइस के प्रोडक्शन का वैल्यू है। तो आपसे ये तो बिल्कुल सही है, 8% यहाँ पर राइट है। बाय व्हाट % द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट A एंड D टुगेदर। तो अगर आप A को देखोगे तो A एंड D टुगेदर आपको लेना है, तो A का 540 है और D का भी 540 है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा 1080। फिर क्वेश्चन ने बोला द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस डिस्ट्रिक्ट B एंड E। तो B का कितना है 675 और E का कितना है भाई 325। तो इनको भी जोड़ लो, B और E को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 0 और 6 और 4 10, मतलब 1000। तो आपसे क्या बोला, बाय व्हाट % द टोटल प्रोडक्शन ऑफ A एंड D इज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस डिस्ट्रिक्ट B एंड E। तो भाई जो 1080 है वो 1000 से कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है ना। तो 80 ज़्यादा है तो परसेंटेज में आप निकाल लो उसको, ठीक, समझ रहे हो ना। जो 1000 है 1080 है वो 1000 से 80 ज़्यादा है, तो 100% पे कितना, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट गए और 1 से 1 कट गया, तो 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन है, एंड ये आपकी गिवन मतलब सीरीज है मिसिंग नंबर की, एंड 87 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जब आप इसको अल्टरनेटिवली चेक करेंगे तो अल्टरनेटिवली
डबल सीरीज चल रही है, देखिएगा 395 फिर 15 फिर 11 फिर 33 फिर 29 है ना। तो 3 + 2 5, ठीक, 5 + 6 क्या हो रहा है 11 एंड 11 + 18 क्या हो रहा है 29। तो फिर 2 से 6 कैसे हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग 3, 3 से 6 से 18 कैसे हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो 18 में भी नेक्स्ट मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 जब आप उसको ऐड करोगे देन यू विल गेट 57, ओके। तो 57 यहाँ पर सही है। नाउ इस क्वेश्चन में देखिएगा ये भी बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 31 प्राइम नंबर है, ओके, और 37 ये भी प्राइम नंबर है। तो 31 के बाद 37 आ रहा है तो ये जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना। दोनों ही प्राइम नंबर के बीच में लॉजिक अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या रिलेशन लग रहा है तो एक के बाद दूसरा आ रहा है, मतलब 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 37 ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम नंबर बीच में वो गैप कर दिया और फिर 37 आया, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट का प्राइम नंबर है 101, तो अगला अपकमिंग प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा 103। तो 103 इज द राइट आंसर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 73 कुछ लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है, बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि 73 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी गलती कमीशन की तरफ से नहीं की गई है। मतलब अगर उसने ऑप्शन बी लिया है तो बी 100% सही है। कैसे सही है तो आप ये देख लीजिए, जो आपको वर्ड लिखा है 3 THREE, तो उसको वो लिख रहा है EEHRT, है ना। तो आप देखिएगा 3 की प्लेस वैल्यू में T की प्लेस वैल्यू 20, H की प्लेस वैल्यू एट, R की 18, E की 5, E की 5। तो भाई ये जो वर्ड जिस तरीके से लिखा हुआ है ना 3 को, उसने रिलेट कैसे किया है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सारी प्लेस वैल्यू को उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना। क्योंकि अब आप लोग पता है क्या कर रहे होगे, क्रॉस में पैटर्न बना रहे होगे कि टी गया लास्ट में, ई आया यहाँ पे, फिर आर और ई को इस तरीके से एडजस्ट किया। क्रॉस में पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप 30 को चेक करोगे तो 30 की प्लेस वैल्यू क्या है भाई 28, 9, 18, 20, 25, ठीक है। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा आपका यानी कि 8, फिर आएगा आपका 9, फिर 8 और 9 के बाद इनमें से आप देखोगे 18 छोटा है, फिर 20, फिर 20 और फिर 25। तो ये बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि 73 गलत है तो वो सही है, आप ये मान लें, कमीशन का भी और हमारा भी, क्योंकि लॉजिक यहाँ पर ये लगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपसे पूछा है कि ना सर्टेन कोड, अगर मिरर को हम ये कोड कर रहे हैं, बास्केट को ये कोड कर रहे हैं, तो बताइए रिवर्स का कोड क्या होगा। तो जब आप इनको कोडिंग करोगे तो आपका बी ही आंसर आएगा, मतलब 945915। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको बन जाएगा इजीली। प्लेस वैल्यूज आप रखना, जैसे m की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, तो 13 को वो 13 ना लेके प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है, उनके डिजिट्स को जोड़ रहा है, 3 + 1 4 ले रहा है। ऐसे ही i की प्लेस वैल्यू 9 है, सिंगल डिजिट है तो उसको एज इट इज लिख दिया। r की प्लेस वैल्यू 18 है ना, तो 18 को भी क्या किया 1 और 8 को जोड़ दिया। 18 की प्लेस मतलब r की प्लेस वैल्यू को 18, तो उसका सिर्फ 9 लिया है। तो जो डबल डिजिट वाली प्लेस वैल्यू है उनको वो जोड़ रहा है और सिंगल डिजिट ले रहा है, और सिंगल डिजिट वाली को सिंगल डिजिट एज इट इज ले रहा है। तो इस बेसिस पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, कमीशन की तरफ से जो भी आंसर आया हो बट ये आंसर गलत है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 75 पर आप जाकर आराम से बेफिक्र होकर क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन गलत आंसर की भेजी है, ठीक है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से, आप ध्यान दीजिएगा। इस पे आपसे क्या बोला है, अगर हम इसके पूरे ब्लड रिलेशन को फ्रेम करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ कृष्णा सेड, कृष्णा क्या कह रहा है कि शी इज दी कौन, वो फोटो वाली है ना, शी इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई सन। माई सन मतलब कृष्णाज सन, है ना। तो अब आप यहाँ से उल्टा ड्रॉ करना शुरू करो कि मान लो ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका कृष्णा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कृष्णा का
सन, ये हो गया कृष्णा का सन, ठीक, पॉजिटिव। कृष्णा के सन की सिस्टर, कृष्णा के सन की सिस्टर ये हो गई नेगेटिव। सिस्टर की मदर, ठीक है, सिस्टर की मदर यहाँ आ गई। तो सिस्टर की मम्मी, यानी कि भाई वो आपकी भी मम्मी है तो आपके भाई की भी मम्मी होंगी। अगर आपके भाई के पापा हैं तो वो आपके भी तो पापा होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहन में भाई के बस पापा होते हैं, बहन के पापा नहीं होते, है ना। तो भाई अगर वो कृष्णा के सन की बहन की मम्मी है तो मतलब वो कृष्णा की कौन है, वो वाइफ है, और कृष्णा कौन है, हस्बैंड है। ओके, किसका, उसके बेटे की बहन की मम्मी का हस्बैंड कौन है, कृष्णा। अब हमसे यहाँ नहीं बोला, अभी हमको और बनाने को बोला कि मेरे सन की सिस्टर की मदर के हस्बैंड की मदर है शी इज, मतलब वो मदर यहाँ बैठी हुई है ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाउ इज अ कृष्णा रिलेटेड टू द वुमेन इन द फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ वाली महिला या वुमेन जो है वो यहाँ बैठी है ऊपर। तो अगर हमसे बोले कि हाउ इज अ कृष्णा रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो भाई कृष्णा उनके उस फोटो वाली का सन होगा, ठीक है। आप ये देखो रिलेशन, ये मदर है और ये बेटा है ना। अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन में कभी भी नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये ब्लड रिलेशन का रूल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि हाउ इज अ कृष्णा रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो भाई अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कृष्णा उसकी बेटी होगी, आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो कृष्णा जो होगा वो अगर हम देखें यहाँ पे तो वो उसका कौन होगा, सन होगा। क्यों, क्योंकि कृष्णा हस्बैंड है ना भाई यहाँ पे इसका, तो हस्बैंड है तो मेल ही तो हस्बैंड होता है कि फीमेल हस्बैंड होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमारे पड़ोस में एक लड़की है उसका नाम कृष्णा है, तो यहाँ पे ये कृष्णा लड़की है, कैसे हो सकता है, ये तो हस्बैंड बन रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्णा इज द सन ऑफ दैट वुमेन विच इज इन द फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए सन। तो आप एज इट इज यही डायग्राम को बनाकर फोटो क्लिक करके उस पर अपलोड कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपके तरफ से रॉन्ग है, इसका राइट आंसर शुड बी सन, ठीक है। 100% श्योर हूँ इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 कैलेंडर का है। इसमें भी आप वीकडेज वाला रूल लगाएंगे तो आपको 11 आराम से मिल जाएगा कि 2010 से 2024 तक कितने नंबर ऑफ ऐसे ईयर्स हैं जिसमें जनवरी 1 और 31 दिसंबर का दिन सेम था। तो वीकडे रूल से क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसी क्वेश्चन नंबर 77 में भी आपको कैलेंडर का बैक टू बैक क्वेश्चन देखने को मिला, एंड इसका भी एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि भाई डेट प्लस मंथ कोड है ना, प्लस ईयर लास्ट के 2 डिजिट प्लस ईयर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 एंड टेक द कोशेंट वैल्यू एंड प्लस सेंचुरी कोड एंड होल डिवाइडेड बाय 7, इसको लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। सैटरडे विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। 78 पे क्या बोला कि बिटवीन 8 AM to 5 PM हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर। तो थोड़ा सा लॉजिकली आप खुद सोच के चलना कि ये घड़ी है ना, कॉमन सेंस लगाना। सुबह के 8 बजे से, यहाँ बज रहा है 9, यहाँ बज रहा है 8, तो सुबह के 8 बजे से ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। उसने क्या बोला कि सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, मतलब यहाँ तक, हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड विल बी टुगेदर। तो ऑब्वियसली भाई कि जितने घंटे का डिफरेंस है उतने घंटे में हर बार वो एक बार तो एटलीस्ट आपस में एक साथ आएंगी जब वो टाइम पीरियड की बात होगी, है ना। तो 8 से लेके 5 तक के बीच भाई 8 घंटे का डिफरेंस है, तो 8 विल बी यहाँ पर राइट आंसर कि 8 टाइम्स द नंबर ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को भी देखो जरा। ये क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा पढ़ाया हुआ है। देखिए, जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं पेड बैचेस और यूट्यूब सेशंस पे, तो उनको तो खुद ही समझ में आ गया होगा देख के कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसमें क्या बोला है आपसे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 hours 24 minutes। तो जब मिनट और आर के बीच में एंगल निकालना हो तो सिंपली यू विल यूज थीटा इक्वल्स टू आर इंटू 30 डिग्री, ठीक है, आर इंटू 30 डिग्री माइनस मिनट इंटू
11/2 डिग्री। इसमें आप आर की जगह पे 5, मिनट की जगह पे 24 पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80। 80 भी सिंपल है कि व्हाट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स नीडेड टू मेक 720 इक्वल साइज पीसेस। तो भाई 24 ही आपके ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स होंगे जो कि 720 इक्वल साइज के क्यूब को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको आराम से आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 24 लेस नंबर ऑफ कट्स होंगे। नाउ हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स आर नीडेड टू मेक अ क्यूबॉइड ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर भी किया हुआ है, पेड में भी पढ़ाया हुआ है। बस यहाँ पर जो क्यूब मतलब क्यूब की जो वैल्यू है, मैंने पहले भी बोला था कि न्यूमेरिक डेटा कैन बी चेंज, कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी चेंज, है ना, वो रिमेन सेम रहेगा। देखो, तो यहाँ पर क्यूबॉइड का आप क्या कर लो, क्यूबॉइड का आप वॉल्यूम निकाल लो। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में आपको बोल रहे 1 सेंटीमीटर के हम कितने क्यूब फ्रेम कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है, तो जो चीज़ फाइंड आउट करना उसके वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दो। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, साइड क्यूब, तो 1 का क्यूब विल बी 1 ही होगा आपका, है ना। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, 280 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 × 7 × 10। तो जब आप इसको करोगे डिवाइडेड बाय 1 तो आपका 280 आ जाएगा। नाउ 82 नंबर का क्वेश्चन अगेन हमारे पढ़ाए हुए में से आया है कि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एल स्टैंड्स, मतलब यहाँ पर लेटर्स को साइन कोड कर दिया गया है, उस बेसिस पर आपको ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करना था, जिसमें आपको बताना था कि राइट आंसर क्या होगा। तो मतलब जो यहाँ पर 36 लिखा है, 36 के बाद एल है तो एल की जगह पर आप प्लस लगा देते, फिर लिखा है 15 तो इसको एज इट इज़ लिखते, पी है तो पी की जगह पे आप डिवाइड लगा देते, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख देते, एन है एन की जगह पे आप इंटू लगा देते, फिर 4 है एंड m का मतलब है माइनस और फिर 16 है, तो बताइए बराबर क्या आएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, 3 और 5 को 3 5 = 15 होगा, फिर 5 × 4 पहले परफॉर्म करना, फिर प्लस प्लस को जोड़ना, माइनस को हटा देना, तो 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी खराबी नहीं है, सही है ये। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसका आपको 3 क्यूब दिए गए हैं और इसमें आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑपोजिट 5 का ऑपोजिट फेज कौन सा है। तो मैंने ऑलरेडी क्यूब एंड डाइस में पढ़ाया हुआ है कि जब एक क्यूब हो, 2 क्यूब हो या मल्टीपल क्यूब्स हो, आपको ऑपोजिट फेज निकालनी हो, है ना। तो आप देखिए भाई कि कॉमन फेज आपको कहाँ पे दिख रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 और यहाँ पर देखोगे 2, ठीक है, इनको लो के आप क्लॉकवाइज इनको आप घुमा दो, है ना, यहाँ से भी 2 को पिक करो, क्लॉकवाइज घुमा दो, तो आप ये पाओगे भाई कि जब आप 2 के बाद देखोगे पहले वाले डाइस में 5, 5 के बाद 1, लास्ट वाले डाइस में 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो जिसके नीचे जो लिखा है वो उसको अपोजिट हो जाता है, मतलब 5 का अपोजिट 6 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ बिल्कुल सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो इस फिगर में बिल्कुल सही जवाब है 44 ट्राइंगल है। अगर आप सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखोगे ना, अगर आप सिर्फ इतने ट्राइंगल को देखोगे तो इसमें भाई आपके 18 ट्राइंगल निकल कर आते हैं, और ऐसे ही ट्राइंगल इतने नीचे भी बने हुए हैं, ठीक, इतने ही आपके नीचे भी बने हैं, तो 18 18 होगा 36, फिर 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से आप जोड़ोगे तो आपके 44 यानी कि 44 ट्राइंगल निकल कर आ जाएंगे, जो कि सही जवाब है। नाउ ये भी हमारा एज इट इज क्वेश्चन कराया हुआ है पेड बैचेस में सर्किल काउंट करने का, ठीक है, सेम क्वेश्चन उठकर आया है। तो जब आप इसमें सर्किल काउंट करने बैठोगे तो टोटल आपको यहाँ पर 10 सर्किल मिलेंगे भाई, टोटल आपको 10 सर्किल मिलेंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला 10, तो 10 सर्किल बिल्कुल सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, एंड ये इजी था क्वेश्चन, जिन्होंने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रखा है उनसे बन गया होगा। देखिए, अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वॉकड 12 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, कोई लड़का है भाई, वो अपने घर से चलना शुरू किया 12 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक, तो इसको 12 मीटर ईस्ट की तरफ आप चला दो। नाउ फिर बोला कि आफ्टर दैट ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, लेफ्ट लिया और 6 मीटर चला, तो ये हो गया 6 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 7 मीटर, तो हम मान लेते हैं कि इतना आपका 5 होगा, तो इतना आपका 7 होगा, तभी ये पूरा मिलके क्या बना है आपका 12, है ना। तो फिर 7 मीटर चला, तो हमने इसको कुछ इतना चला दिया। फिर उसके बाद इसने क्या बोला
क्या बोला कि देन अगेन ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स, लेफ्ट लिया 10 मीटर चला, तो ये हो गया आपका 6, तो ये भी हो गया आपका 6, तो नीचे थोड़ा 4 सेंटीमीटर और ले आओ, सॉरी मीटर, है ना, ये हो गया। तो इसके बाद क्या बोला इसने, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद इसने कहा कहाँ पहुंच गए हम, 10 मीटर, है ना। देन ही टर्न्ड राइट टू वॉक 2 मीटर। अब देखो राइट यहाँ पर क्या है, साउथ है, तो साउथ में राइट लेना मतलब खुद का लेफ्ट लेना, है ना। तो यहाँ पर आप 2 मीटर इसको चला दो, देखो ये पूरा 5 है, तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, है ना। तो अब आपसे बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स होम, है ना। तो उसके होम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देख लो, तो आप ये देखो ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो यहाँ से आप इसको देखना है इसको, तो यहाँ देखो ये 2 है, तो ये 3 है, तो 3 4 5, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होता तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहाँ तक पहुँच जाते। 5 मीटर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का, हाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। देखो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनका मीनिंग दिया गया है, वो कुछ इनइक्वालिटी टाइप की कंडीशन है ना, कि $, B का मतलब है भाई कि A इज स्मॉलर और इक्वल टू B, ये मतलब है। A@B का मतलब है कि A इज ग्रेटर देन B, ठीक। A#B का मतलब है कि भाई A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, एंड A कॉपीराइट B का मतलब है कि A इज स्मॉलर देन B, एंड A% B का मतलब है कि A इज इक्वल टू B। इस तरीके से अब इन्हीं को आप इसमें जमा देते कि G@E जब बोले तो G@E मतलब आप ये @ वाले में यहाँ पे जमा दो, तो G ग्रेटर देन E हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें, है ना। तो इस तरीके से इन तीनों इसको इन सबको लेके आप अरेंज करना, आपका 1 और 3 ही सही आएगा, ठीक है। जब आप इक्वेशन देखोगे स्टेटमेंट सेटिस्फाई करने के लिए, तो सी विल बी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर का, ये पजल से था एंड इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसमें नंबर ऑफ ड्रेसेस का आपको बताया गया, मेल ड्रेस है, फीमेल ड्रेस है, किड्स है, फर्नीचर है, ग्रॉसरी है, स्टेशनरीज है, ठीक है। और इनको जब हमने अरेंज किया है तो इसमें विच फ्लोर इज ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे फीमेल ड्रेस ही है, ये बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉग का है 89 नंबर का, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें ओनली 3rd फॉलो आएगा। देखो ऑल कैट्स आर डॉग, तो सारे कैट क्या है भाई, डॉग है। फिर उसके बाद बोला सम फॉक्सेस आर डॉग्स, मतलब सम फॉक्सेस आर डॉग्स, एंड फिर बोला ऑल टाइगर्स आर फॉक्सेस। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ओनली 3rd फॉलो, मतलब 3rd क्या है, सम डॉग्स आर फॉक्सेस, ये आपका सही जाएगा बस, बाकी सारे आपके गलत होंगे। ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, अगर आप सारे टाइगर को डॉग बोलोगे तो ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है, टाइगर अलग है, डॉग अलग है। एंड सम टाइगर्स आर डॉग्स, तो बिल्कुल भी नहीं, टाइगर का सर्किल अलग है, डॉग का अलग है। एंड ऑल फॉक्सेस तो नहीं, ये तो सम के साथ है, तो ये भी गलत, मतलब ओनली 3rd फॉलो, ये आपका सही हो जाएगा। नाउ 90 नंबर का देखिएगा, ये भी आपकी पजल एंड ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, ये भी एक पजल है एंड इसमें भी स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली आपको दिए गए थे, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं दिए गए थे, आप आराम से अरेंज कर सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। नाउ 92 नंबर को देखिए, 92 नंबर का भी बिल्कुल सही है कि टेलीविज़न में कितने नंबर ऑफ पेयर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिटरली यहाँ पे 3 पेयर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके 3 जोड़े देखने को मिलेंगे आपको, और वो कौन कौन से हैं, तो एक बार आप इनको देख लीजिए भाई। एक तो N और O को अगर आप देखोगे, है ना, तो N और O के बीच तो एक्चुअल में भी कोई नहीं होता है और यहाँ पर भी कोई नहीं है, ठीक है। N और O के बीच कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे इसके अलावा आप इसमें देख लेना, TELE जमाकर 3 जोड़े ही निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा, ठीक। चलो आगे देखो जरा, हाउ मैनी इंस्टेंसेस आर देयर, ये भी बिल्कुल सही है कि कितने ऐसे इवन नंबर के जोड़े हैं जिनके बीच में एक ऑड नंबर है, तो ऐसे
6 पेयर्स हैं जिनके बीच में ऑड नंबर है, बिल्कुल सही है। कैसे देखना था, जैसे मान लो ये है 456, तो 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर, इस तरीके से चेक करना था, 6 पेयर ही निकलेंगे। नाउ ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ब्लड रिलेशन गलत है, एक सही है आपका, है ना, ये वाला सही है कि ABCDEF ये है ओनली 1 मैरिड कपल, तो आपको बोल रहा है A इज़ अ वाइफ ऑफ C, तो जो A है वो क्या है भाई, C की क्या है, C की क्या है, वाइफ है, A इज़ अ वाइफ, मतलब ये हो गया हस्बैंड, है ना। फिर बोला F इज़ अ ब्रदर ऑफ A, F क्या है, F क्या है, A का भाई है। नाउ D इज़ अ सन ऑफ A, D क्या है, A का सन है ना। फिर बोला E इज़ अ फादर ऑफ F, E क्या है, F का पापा है, तो ये हो गया ऊपर पॉजिटिव। नाउ B इज़ अ सिस्टर ऑफ D, B कौन है, D की क्या है भाई, B कौन है, D की सिस्टर है, तो ये हो गया। तो आपसे पूछ रहे हाउ इज़ A रिलेटेड टू B, A B से कैसे रिलेटेड है, तो भाई जब ये भाई की मम्मी है तो ये बहन की भी तो मम्मी होगी ना, तो A कैसे रिलेटेड है, तो A एज अ मदर, ठीक। और अगर पूछता हाउ इज़ अ B रिलेटेड टू A, तो B डॉटर होती, लेकिन हमसे A के बारे में पूछा तो मदर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, C इज़ राइट आंसर। नाउ 95 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए कुछ लोग हैं जिनको इसमें डाउट हो रहा है कि शायद ये कमीशन ने गलत लिया है, बट अगर मैं इसके इन डेप्थ बात करूँ, है ना, तो 2 तरीके से चीज़ें सोचने को हो सकती हैं। जैसे हमारा C और D तो ऑप्शन है ही नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन A और B में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। कमीशन ने माना है कि ऑप्शन A सही है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई डॉक्टर है, प्रोफेसर है और फीमेल है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि भाई इस डायग्राम पे जो बच्चे जा रहे हैं और ये बच्चे जो सोच रहे हैं क्लेम करने का, बट मैं आपको बता दूं कि आप करना है तो आप कर लो, है ना, लेकिन कमीशन ने किस तरीके से सोचा होगा मैं आपको बता रही कि क्यों उसने इसको आंसर माना है। तो देखिए भाई कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, अब यहाँ पर डॉक्टर का मतलब ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर उसने नहीं लिया है। अगर उसने इस डायग्राम को लिया है ना, तो अब आप खुद सोचो, जो लोग PhDs कर चुके होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो भी प्रोफेसर भी होते हैं, है ना, तो वो डॉक्टर वो प्रोफेसर डेफिनेटली फीमेल भी हो सकती हैं, फीमेल कैन बी प्रोफेसर, फीमेल कैन बी दैट डॉक्टर, डॉक्टर कैन बी प्रोफेसर, प्रोफेसर कैन बी फीमेल, फीमेल कैन बी डॉक्टर, डॉक्टर कैन बी फीमेल, समझ रहे हो। तो इस बेसिस पर अगर हम इनको स्टडी के बेसिस में देखें कि भाई डॉक्टरी, है ना, मतलब PhD करना डॉक्टर हो जाना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने PhD किया, मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो मैं ट्रीटमेंट करने ही जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो अ फीमेल, आई एम ऑल्सो प्रोफेसर, आई एम ऑल्सो डॉक्टर बाय नेम, है ना। तो इस बेसिस पर कमीशन ने ए आंसर माना है। और जो बच्चे डॉक्टर को एज अ ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर ले जा रहे हैं, तो भाई वो ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाने भी जाते हैं कॉलेजेस में, ठीक है, लेक्चरर लेने जाते, लेक्चर्स वगैरह देने जाते हैं, उनको सिखाने जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको उस तरीके से रिलेट करो, ना कि आप ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि शायद B आंसर होगा, क्योंकि वो डॉक्टर और प्रोफेसर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो डॉक्टर को फीमेल, मतलब वो ऐसा मान रहे हैं कि ये डॉक्टर हो गया, ये बीच वाला फीमेल हो गया और ये प्रोफेसर हो गया, कि डेफिनेटली सम प्रोफेसर कैन बी फीमेल, सम फीमेल कैन बी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर कैन नॉट बी प्रोफेसर। वो ऐसा मान रहे हैं, इसलिए वो B के साथ जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा मतलब समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर A जो होगा वो आपका सही है ना। आप ज़बरदस्ती इसमें और मत जाओ भाई कि ये गलत है। अब आंसर की जल्दी आ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कमीशन के हर आंसर को ज़बरदस्ती गलत साबित करने में तुल जाए। जो गलत है तो गलत है, जैसे अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन हमको गलत मिले तो हमने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर बोला है मल्टीपल की मिरर इमेज क्या होगी। तो भाई मल्टीपल की मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है। तो इस बेसिस पर आपका ऑप्शन नंबर C जो होगा वो बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से भी, कमीशन के हिसाब से भी, है ना। नाउ 97 में आपसे पूछा है वाटर इमेज। ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई हुई हैं। वाटर इमेज में क्या होता है भाई, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप ये देख पाएंगे कि भाई जैसे यहाँ पर सक्सेस का U है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है B और D में, है ना।
तो भाई u देखो ऊपर खुला हुआ है, जब नीचे आएगा तो ऊपर बंद हो जाएगा, तो ये u से ही समझ में आ रहा है। 97 बिल्कुल सही है। नाउ ये भी बिल्कुल सही है। व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड? तो भाई 204 इसमें क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। रो एंड कॉलम को मिला के आप इसको चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 के हिसाब से, 2 बाय 2 के हिसाब से। नाउ इसको देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, सम डक्स वर वॉकिंग इन अ लाइन एंड, देखिए कुछ डक है जो किसी लाइन में चल रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो 2 डक के पहले क्या है भाई, 2 डक है, 2 डक के बाद 2 डक है, और 2 डक के बीच में 2 डक है, तो इस हिसाब से कितने डक हैं, तो इस हिसाब से 4 डक, जो कि बिल्कुल सही है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 100 जो है, कमीशन ने इसका 40 माना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग। ओके, इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताना, गंदे तरीके से नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो कमेंट में एकदम गंदे तरीके से बोल के चले जाते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो अब आंसर की रिलीज़ हो गई है तो डेफिनेटली कुछ सही तो कुछ गलत होगा, लेकिन अगर मैं देखूं, अगर आपका आंसर भी 40 आया है तो डेफिनेटली आप 40 आंसर कैसे आया ये कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कि यस मैम क्वेश्चन नंबर 100 टेस्ट सीरीज़ ए का 40 आंसर ऐसे आया है, ये पैटर्न लगा है। इस तरीके से आप लोग कमेंट पिक करना है ना, वहाँ पे ड्रॉप करना। अब देखो, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ही कह रही हूँ कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, है ना, गलत हो जाऊँ, हो सकता है। तो देखिए 100 एक ही क्वेश्चन है जिस पे मुझे डाउट लगा है कि शायद, क्योंकि मैं इसमें अपना पैटर्न लगा पा रही हूँ, तो आई मे बी रॉन्ग, बट चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हिसाब से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके नंबर दिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3 2 3 1 है ना, तो 3 + 2 + 3 + 1 पैटर्न देखिएगा जो मुझे लग रहा है, 3 + 2 + 3 + 1, मतलब इस मिड वाले सर्किल के बाहर जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ा मैंने, तो कितना हो गया, एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे ना अच्छे से लिखा नहीं रहा, एक बार में देखो, अगर मैं इस वाले सर्किल की बात करूं, ठीक है, तो 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1, इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, है ना, तो 9 × 1 किया तो क्या मिल गया, बीच वाला 9, ठीक है। अब देखो इस सर्किल में क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें भी वही पैटर्न कि आउटर सारी वैल्यू को जोड़ा, मतलब 3 + 7 + 5 + 2, ठीक है, इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया, 7 3 10 और 7 17, मतलब 17 में × 3 किया तो मुझे मिल गया क्या, बीच वाला नंबर 51। ध्यान से देखिएगा आप, हाँ। फिर इस वाले सर्किल में क्या किया हमने, इस वाले सर्किल में भी हमने आउटर सारी वैल्यू को जोड़ा, मतलब 4 + 8 + 1 + 6, इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया भाई 8 4 12 और 6 16 और 1 17, नहीं सॉरी, 6 और 8 14 और 4 18 और 1 19 इंटू बीच में इंटू 5 किया तो हमें क्या मिल गया, 95। इस वाले सर्किल में अगर मैं वही चीज़ लगाऊं कि आउटर सारी वैल्यू को जोड़ूं तो कितना है आउटर वैल्यू, 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया, 4 और 3 7 और 3 10, ठीक। तो अब इसमें मैं क्या इंटू करूं कि मुझे मिड वाला नंबर मिल जाए, है ना, तो क्या इंटू करूं, ये कैसे हो रहा है, देखो जरा यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, ऑड नंबर्स का, 1 3 5, तो अगला क्या होना चाहिए, 7, तो अगर हम इसको करें तो आंसर आना चाहिए 70, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंसर आना चाहिए 70 कि आउटर सारी वैल्यू को ऐड किया और उसमें ऑड नंबर की सीरीज से इनटू किया, दैट कैन बी अ पैटर्न जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने मिसिंग नंबर के चैप्टर्स में।
सबको जोड़ा, ऑड नंबर की सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच वाला नंबर मिल रहा है ना। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे सीक्वेंस टूटा हो, 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3 है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 है, एंड 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 है। तो इस हिसाब से हमारा 70 होना चाहिए। बट अगेन आई एम क्लियरिंग कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। 40 किस हिसाब से लिया है, मैंने ट्राई किया बट मैं 40 को नहीं टच कर पाई कि 40 वो किस हिसाब से ले रहा है। तो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप बताइएगा। ओके, नाउ ये हो गए आपके सारे 40 से लेके 100 तक के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, 36 से लेकर 39 तक आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं, और वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बाकी आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है एज सच उसमें ऐसी कोई गलती नहीं है कि आपको उसको क्लेम करना पड़े भाई, है ना। एंड कॉम्प्रिहेंशन पे क्लेम करने पे आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं से ऐसा सॉलिड उसका स्टेटमेंट दे देंगे कि आपका गलत हो जाएगा। और 100 वाले नंबर पे मेरे को डाउट है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम है क्योंकि हमारे पास, है ना, 27 तारीख तक का। नाउ इसको देख लीजिएगा, 39 नंबर का क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन से था। इस पे लैंग्वेज बैरियर दिए हैं और उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो भाई लैंग्वेज बैरियर में फर्स्ट का आपका सी आएगा, बिल्कुल सही है कि टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली जर्मन। अब भाई सामने वाला जर्मन लैंग्वेज बस समझते हैं, हम हिंदी में बात करेंगे वो नहीं समझेगा, तो वहाँ पर कौन सा बैरियर आएगा, लैंग्वेज बैरियर। तो 1 का सी हमें सिर्फ पहले नंबर पे देखने को मिल रहे हैं, तो बाकी के 3 को बिना सॉल्व किए भी आप फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाते, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इमोशनल, सेकंड का आपका डी होगा कि टीचर इज टू एंग्री एंड इट्स नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी रीजन फ्रॉम अ स्टूडेंट हु इज लेट फॉर एन एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही जवाब है। इन्वायरमेंटल को अगर आप देखोगे तो थर्ड का हो जाएगा आपका ए, यानी कि टेकिंग एन ऑफिशियल कॉल ऑन योर मोबाइल वेयर द मोबाइल फोन इज रिसेप्शन इज पुअर, है ना, इन्वायरमेंटल। एंड कल्चरल को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बी, यानी कि hugging a person in a foreign country where such an act is rude and disrespectful। तो भाई वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं चलती तो वो उसको अलग तरीके से लेंगे, तो कल्चरल बैरियर आएगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है 39 का। एंड 38 का भी 1, 2 and 4 ओनली। सहगल एंड क्षेत्रपाल 2009 हैव कैटेगराइज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एज सिमेंटिक बैरियर, उन्होंने कैटेगराइज किया था, उन्होंने इंटरपर्सनल बैरियर कैटेगराइज किया था, एंड जियोग्राफिक बैरियर्स उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो सी विल बी राइट। इसको आप देख लीजिए, द सिचुएशन विच इज़ इन कम्युनिकेशन अराइजेज व्हेन दिस एंड दैट कंडीशन, तो डबल बाइंड इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। एंड ये प्रिंसिपल 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप JKPSC की तैयारी करो चाहे आप अदर स्टेट PSCs की, 7 C's से क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन में। तो इसके 7 C का मतलब है भाई क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस, ठीक है। तो ये इसके 7 मीनिंग्स है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी 1 to 35 आपके कॉम्प्रिहेंशन है एंड वो सही है। एंड उसको अलग से पैराग्राफ रीड करके समझाने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने ही है, ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है, तो वो आपके हाथ में पेपर है, आप खुद भी देख के समझ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो ये रहा आपका डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट JKPSC पेपर 2 यानी कि सी सेट, ठीक है। होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी हमारी तरफ से। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर अस, ठीक है। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से ड्रॉप कर दीजिएगा, हम एक बार उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।